हेलो स्टूडेंट, टैगोर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अब तक अपन ने दैनिक जीवन में रसायन टॉपिक है, उसमें अब तक हमने देख लिया कि इसमें अम्ल सार की परिभाषा, अम्ल सार परिभाषा। इसके बाद देखा अपन ने अम्ल सार अवधारणाएं कि अम्ल कौन से होते हैं, सार कौन से होते हैं। इसमें 3 अवधारणाएं पढ़ी अब तक हमने। कौन कौन सी? आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा और लुईस अम्ले अवधारणा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन इसके सामान्य गुणों के बारे में। अब इसके बाद में देखते हैं अपन अम्ल सार के सामान्य गुण। देखो, इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें अम्ल सार के सामान्य गुणों के बारे में, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन। पहला है लिटमस पत्र, लिटमस पेपर। देखो इसमें क्या गुण होंगे। देखो, यहां पर अम्ल होता है, वो अम्ल लिटमस पेपर के साथ क्रिया करके। और लिटमस पत्र भी 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक तो नीला और एक लाल, एक तो नीला और एक लाल। तो अम्ल किसके साथ करेगा क्रिया? नीला लिटमस पेपर। जब अम्ल नीले लिटमस पेपर के साथ क्रिया करेगा तो बताओ लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लिटमस पत्र का रंग हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। ठीक है। देखो, इसको ऐसे सीधा सा तरीका है, एक तरीके से और याद कर सकते हैं इसको भाई। किस प्रकार से? देखो, कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नीले से लाल करेगा या लाल से नीला करेगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, तरीका क्या है इसका याद करने का। अनिल याद करो आप, अनिल। क्या याद रखोगे? अनिल। तो ए फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, ले फॉर लाल। तो अनिल से याद रखो इसको कैसे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित कर दिया? लाल रंग में। तो ऐसा तरीका है याद करने का। आप ऐसा याद नहीं करोगे तो सीधा सा तरीका याद रख लो ऐसे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। अब देखो, फिर आता है सार। क्या आता है? सार। तो सार होता है वो सार। अब देखो, अगर ये नीले से लाल कर रहा है तो सार क्या करेगा? लाल से क्या करेगा? नीला। तो सार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। सार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले इसका प्रारंभिक गुण हो गया लिटमस पेपर का। ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है कि ये धातुओं से किस प्रकार से क्रिया करता है। इसके बाद में देखते हैं अपन किस प्रकार से अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके किस प्रकार से रिएक्शन देगा। देखो, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। देखो, इसमें क्या होता है, जो अम्ल होता है वो धातुओं के साथ क्रिया करके अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का। और इस लवण के साथ साथ H2 गैस भी देता है। इससे लवण के साथ साथ क्या देता है? H2 गैस भी देता है। देखो, वैसे तो क्या होता है, अधिकतर धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके ये रिएक्शन देती है, लेकिन सभी ऐसा नहीं करती। सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, लेकिन अधिकतर गैसें ऐसा करती है। देखो, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस देगी। वैसे इतना पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार नॉलेज के लिए देखो,
लिथियम, सोडियम, लिथियम, देखो ये धातुएं हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके, ये धातुएं हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करेगी तथा H2 हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगी। और भी बहुत सारी है लेकिन ये याद रख लो इसको, ठीक है। अब इसके बाद में एक रिएक्शन देख लेते हैं कैसे कि अम्ल है तो अम्ल को ले लो, जैसे मान लो H2SO4 ले लिया। कौन सा ले लिया? H2SO4। देखो H2SO4 लिया, यहां पर आ गया जिंक, क्या आ गई? जिंक। अम्ल कौन सा लिया यहां पर? H2SO4। और धातु के रूप में क्या लिया? जिंक। अब देखो यहां पर ये जिंक आ गई। अब ये हाइड्रोजन इससे अम्ल के साथ क्रिया करके क्या प्रदान करेगी? लवण। तो देखो किस प्रकार से लवण का निर्माण होगा। यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, H2 को तो हटा दो, ये लो H2 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा? SO4। क्या बचा? SO4। और यहां पर क्या बच गया? जिंक। तो जिंक SO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस आ गई। देखो यहां पर लवण तो कौन सा है? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 निकल गई। अब एक डायग्राम के द्वारा अपन इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो यहां पर क्या है? H2SO4। तो अपन ने क्या ले लिया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली। क्या ले ली? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने अम्ल डाल दिया। कौन सा अम्ल डाल दिया? H2SO4। ये लो इसमें डाल दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए इसमें। अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं अपन? जिंक डालते हैं इसमें, जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं इसमें, जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं इसमें। अब क्या हुआ? यहां पर H2SO4 है। H2SO4 किससे क्रिया करेगा? जिंक से। तो H2SO4 जिंक से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट का। किसका निर्माण करेगा? जिंक सल्फेट का। अब क्या करते हैं? इसमें से एक नली लगा देते हैं, इसमें से एक, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं। क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में साबुन का घोल भर देते हैं। क्या भर दिया? साबुन का घोल। यहां पर भर दिया साबुन का घोल। जैसे ही ये साबुन का घोल आएगा, अब साबुन के घोल में कोई भी गैस आएगी, यहां पर कोई भी गैस आएगी तो क्या होता है? यहां पर जैसे ही यहां पर हाइड्रोजन गैस आई, कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन गैस। तो साबुन का बुलबुला तो जो मतलब गैस के साथ क्रिया कर, साबुन का घोल किसी भी गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? बुलबुला बनाएगा इसके साथ। अगर इसमें से हाइड्रोजन गैस आ रही है, कौन सी गैस आ रही है? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर बनने वाले बुलबुले भी किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। तो यहां पर क्या बनेंगे? बुलबुले। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। अब क्या करते हैं? एक मोमबत्ती जलाते हैं यहां पर। क्या करते हैं? एक मोमबत्ती जलाते हैं यहां पर। अब हाइड्रोजन गैस क्या होती है? अत्यधिक ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? अत्यधिक ज्वलनशील। तो ये ज्वलनशील गैस इसके साथ क्रिया करके जैसे ही यह ऊष्मा के साथ संपर्क में आएगी, ये यहां पर विस्फोट होगा। क्या होगा? विस्फोट। और यहां पर ये विस्फोट फट फट की ध्वनि के साथ, ये विस्फोट फट फट की ध्वनि के साथ होता है। और इस प्रयोग के द्वारा हमें पता लग जाता है कि इसमें जो गैस के बुलबुले निकल रहे हैं
जो गैस के बुलबुले निकल रहे हैं वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है और जैसे यह उष्मा के संपर्क में आती है तो इसमें विस्फोट होता है और यह विस्फोट के फट ध्वनि के साथ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन कि सार्बी अम्लों के साथ साथ सार्बी धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण। और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। इसको देखने के लिए सीधा सा तरीका है, यहां पर जैसे मान लो जिंक, कोई भी गैस, मतलब यहां पर जो धातु है उसमें जिंक ले लेते हैं और यहां पर अम्ल के रूप में क्या ले लेते हैं? NaOH। क्या ले लेते हैं? NaOH। देखते हैं, देखो जिस प्रकार से अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके किसका निर्माण किए? H2 गैस प्लस में लवण। उसी प्रकार जो सार होगा वो भी धातु के साथ क्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस और लवण। लेकिन यहां पर सार कुछ नगण्य सार है जिनके बारे में मेरे को ध्यान रखना है। कौन कौन से मतलब ये धातुएं कौन कौन सी इसके साथ, सार के साथ? एक तो जिंक है, सभी धातुएं नहीं करती ऐसी क्रिया। एक तो जिंक है, एक ले SN है और एक ले लिया एल्यूमिनियम। जिंक, टिन और एल्यूमिनियम। और सार भी सभी नहीं होते। यहां पर सार के रूप में अगर बात करें तो प्रबल सारी। कौन से? प्रबल सारी, जैसे NaOH ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इनकी अभी क्रिया देखते हैं अपन। जैसे NaOH है, यहां पर ले लिया NaOH, यहां पर क्या है? जिंक, तो ये लिया जिंक। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इसमें तो हाइड्रोजन एक ही है तो इसको क्या लो? दो। क्या ले लो? दो। अब इसमें से दो NaOH है तो देखो NaOH, यहां पर H2 तो क्या निकल गई? गैस। क्या निकल गई? H2 गैस। अब क्या बच गया? Na2O2। ये क्या बच गया? Na2O2। यहां पर क्या है? जिंक। तो ये लवण का निर्माण किस प्रकार से करेंगे? देखो Na2ZnO2, Na2ZnO2 और यहां पर क्या गया? देखो Na2ZnO2 और कौन सी गैस निकल गई? H2 गैस। यहां पर ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि अम्ल धातु तथा सार धातु, मतलब सार धातु के साथ क्रिया करके और अम्ल धातु के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन गैस का और लवण का। अब इसके बाद में देखते हैं अपन, अब देखते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, देखो यहां पर क्या होता है? जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। अम्ल क्या होगा? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। अब जैसे ये अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। लेकिन जैसे इसमें लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है, जैसे ही इसमें लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है तो ये चीज ध्यान में रखना है क्या कि लवण और जल का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब अम्ल प्लस सार की अभिक्रिया होती है तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। अब ये बताओ इसमें लवण का निर्माण भी हो गया, H2O का निर्माण भी हो, जल का निर्माण भी हो, ये आ गया, ये यहां गया। अब अम्ल की जगह क्या आ गया? अम्ल। लेकिन अब सार की जगह कौन आया? धातु ऑक्साइड। सार की जगह कौन आया? धातु ऑक्साइड। इसका मतलब हुआ कि ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड किसके समान व्यवहार कर रहे हैं? सार के समान। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः सार की भांति व्यवहार करते हैं।
धातु ऑक्साइड सामान्यतः सार की भांति व्यवहार करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो बताओ, अम्ल, कोई एक अम्ल ले लो और कोई धातु ऑक्साइड ले लो। तो यहां पर अपन ले लेते हैं HCl प्लस CuO। क्या ले लिए यहां पर? HCl, ये तो हो गया अम्ल, प्लस CuO। क्या ले लिया? HCl प्लस CuO। अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो इसके ऊपर क्या आता है? प्लस का 2, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा? 2। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर ये इसका प्लस और इसका माइनस आपस में टूटेंगे, किसके रूप में? H प्लस और Cl माइनस। भाई ये HCl टूटेगा तो HCl अम्ल है तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटेगा। ठीक है। अब यहां पर CuO है तो यहां पर क्या आ जाएगा? Cu प्लस 2 और O माइनस 2। Cu प्लस 2 और O माइनस 2। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, देखना अब क्या होगा? CuCl2, यहां पर कॉपर है, कॉपर के साथ कितने क्लोरीन आए? 2, तो CuCl2। प्लस में यहां पर क्या हुआ? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि H2O। देखो यहां पर धातु ऑक्साइड CuO और धातु अम्ल क्या है? HCl, आपस में विक्रिया करके लवण CuCl2 और H2 का निर्माण हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में अपन, देखो जिस प्रकार से अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ लवण और H2 का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से सार भी अभिक्रिया करेगा। सार भी अभिक्रिया करेगा। कैसे? यहां पर अम्ल की जगह ले लो सार, अम्ल की जगह क्या ले लो? सार। धातु ऑक्साइड की जगह क्या ले लो? धातु ऑक्साइड की जगह ले लो धातु ऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड का मतलब है सामान्यतः पी ब्लॉक वाले। कौन से हैं? पी ब्लॉक में। इसमें अधातु ऑक्साइड की बात करें तो पी ब्लॉक की जो ऑक्साइड है उनकी बात हो रही है यहां पर। अब ये भी अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? लवण प्लस में जल, लवण प्लस में जल। अब देखो यहां पर क्या हुआ? सार। तो अब देखो इसको लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है तो इसकी तुलना हम उदासीनीकरण अभिक्रिया से कर सकते हैं। तो क्या हुआ इसमें? सार प्लस में अम्ल किसका निर्माण करते हैं? लवण तथा जल का निर्माण, लवण तथा जल का निर्माण। देखो सार की जगह सार आ गया, लवण की जगह लवण आ गया, H2 की जगह H2 आ गया। अब बच गया क्या? अम्ल। अम्ल की जगह कौन आ रहा है? अधातु ऑक्साइड। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? सामान्यतः अम्लीय। कैसे होते हैं? सामान्यतः अम्लीय। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं अपन। देखो यहां पर अभिक्रिया के रूप में देखें अपन, तो यहां पर सार ले लो, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। सार के रूप में क्या ले लिया? CaOH का होल ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया कर दी अपन ने CO2। बताओ कार्बन कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। और पी ब्लॉक वाले कैसे होते हैं? अधातु ऑक्साइड। तो CO2 आ गया। ठीक है। अब जैसे ये अभिक्रिया करेगा तो इसकी अभिक्रिया एक बार नीचे देख लेते हैं अपन। जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा इसमें से? जल। क्या निकलेगा? जल। तो एक बार देख लेते हैं यहां पर CaOH और OH, यहां पर समझने के लिए देख रहे हैं एक बार। देखो CaOH और यहां पर क्या है? OH। अब क्या होगा इसमें से? क्या निकलेगा? जल। तो जल निकलेगा तो H2O, तो 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहां पर निकल गया H2O। क्या निकल गया? H2O। देखो जैसे इसमें H2O निकला तो क्या बच गया? CaO। क्या बच गया? CaO। और जैसे अभिक्रिया करके ये किस प्रकार से निर्माण करेंगे? CaO बच गया, CO2 बच गया और जल निकल गया बाहर। तो देखो CaCO3, यहां पर CaCO3 प्लस में जल के रूप में बाहर निकल गई H2। तो ये अभिक्रिया, ये तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लवण है। और H2O। इस प्रकार से अम्ल धातु के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सार भी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि यहां पर धातु ऑक्साइड तो सार की भांति व्यवहार करते हैं तथा अधातु ऑक्साइड अम्लों की भांति
व्यवहार करते हैं। अब आगे अभिक्रिया देखते हैं अपन। देखो अब नेक्स्ट गुण के बारे में अपन बात करें, नेक्स्ट गुण के बारे में अगर अपन बात करें तो अम्ल तथा सार दोनों ही, अम्ल तथा सार दोनों ही आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये तो आप बात अपन ने पहले देख ली दर्शन की अभिक्रिया में, लेकिन इनके गुणों के बारे में, जब सामान्य गुणों के बारे में पूछे तो ये पॉइंट गिनना हमारे को जरूरी है कि अम्ल तथा सार एक दूसरे आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट। तो नेक्स्ट है अम्ल सार आपस में अभिक्रिया करके, अम्ल सार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को, एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। अम्ल सार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट गुण के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अम्ल होता है, अगर नेक्स्ट गुण के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर अम्ल होता है तथा सार होता है। अम्ल तथा सार दोनों ही जल में विलेयशील होते हैं, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, जल में विलेयशील। तो अम्ल तथा सार, अम्ल सार जल में अम्ल सार दोनों ही आपस में जल में क्या होते हैं, विलेयशील। और इसके साथ साथ ये परबल विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या याद रखना है कि अम्ल सार दोनों ही जल में विलेयशील होते हैं तथा परबल विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होते हैं। देखो अब तक अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से लिटमस में जो लिटमस पत्र होता है उसके रंग का परिवर्तन करेंगे। फिर दूसरा देखा कि किस प्रकार अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर तीसरा देखा सार किस प्रकार से धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। उसके बाद में देखा कि जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ क्रिया करके किस प्रकार से लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है, और उसी प्रकार से सार भी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार से लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। फिर उसके बाद में देखा कि ये क्या होते हैं, अम्ल सार आपस में क्या होते हैं, अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में देखा कि अम्ल सार जल में क्या होते हैं, विलेयशील, जल में क्या होते हैं, विलेयशील। अब इसके बाद में कुछ विशेष गुण देखते हैं अपन। क्या देखते हैं, विशेष गुण। विशेष गुणों के बारे में अगर बात करें इसमें देखो जो अम्ल तथा सार के उपयोग है वो आप एक बार किताब से याद कर लेना। उसमें से जो मुख्य इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ विशेष पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, एक होता है एक्वा रेजिया, एक होता है एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, जो HNO3 या HNO3 तथा HCl आपस में अभिक्रिया करके एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, एक्वा रेजिया का निर्माण। लेकिन इसमें याद रखना है कि HNO3 और HCl ये तो होता है एक भाग के रूप में, एक भाग, और इसके कितने भाग लेते हैं, 3 भाग। इसका मतलब ये 1:3 के रूप में क्रिया करके यहाँ पर एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, देखो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, ये एक्वा रेजिया सोना, जैसे सोना होता है वो सोने जैसी धातुओं को भी गला देता है। क्या कर देता है, गला देता है। अपने अंदर जैसे मान लो यहाँ पर HNO3 है,
AU डाल दिया तो ये AU को भी क्या कर देता है, गला देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अक्रियाशील धातु, देखो सोने के गहने बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये अक्रियाशील धातु है। ये सामान्यतः जो वातावरण में ऑक्साइड आते हैं, नाइट्राइड आते हैं, उनके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। इस कारण ये लंबे समय तक चलता है और इसकी चमक भी क्या रहती है, इसकी चमक भी क्या रहती है, ज्यादा। तो ये क्रिया नहीं करता, इसके बावजूद भी ये HNO3 और 3HCl इसको गला देता है, इसके साथ क्रिया करे देता है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल के रूप में होता है। अब देखो एक बार इसके बाद देखते हैं अपन खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज अम्लों के रूप में HNO3, HCl और HNO3 तो आएंगे H2SO4। कौन से? HNO3, HCl और यहाँ पर H2SO4। इन तीनों अम्लों को बोला जाता है खनिज अम्ल। देखो रीजन क्या है खनिज अम्ल बोलने का, क्योंकि ये अम्ल एक तरीके से इतने उद्योगों के रूप में प्रयुक्त होते हैं कि एक तरीके से ये खनिज के रूप में होते हैं। किसके रूप में? खनिज के रूप में। जिस प्रकार से खनिज का अपने जो व्यवसायिक है उसमें बड़ा योगदान होता है, उसी प्रकार से इन अम्लों का भी व्यवसाय में बड़ा योगदान होता है। इस कारण इनको बोला जाता है खनिज अम्ल। HNO3 है, देखो HNO3 का उपयोग किसमें करते हैं अपन? HNO3 उर्वरक बनाने में। क्या बनाने में? उर्वरक बनाने में। और यहाँ पर HCl है, HCl का जैसे मान लो बॉयलर को साफ करने में, सैनिटरी के रूप में, इनके रूप में उपयोग में लिया जाता है। और H2SO4 है जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया है, उनके रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इनका क्या होता है, जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा उपयोग में होता है। इनका HNO3 का, HCl का और H2SO4 का। इस कारण इनको क्या बोला जाता है, खनिज अम्ल के रूप में। तो देखो इस प्रकार से आगे देखेंगे अपन कार्बनिक अम्ल। क्या देखेंगे? कार्बनिक अम्ल। अपन अब देखते हैं कार्बनिक अम्ल। देखो वे अम्ल, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? वे अम्ल जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। कौन कौन से? जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। तो जीव जंतु तथा पादपों में उपस्थित अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। क्या? जीव जंतु तथा पादपों में उपस्थित अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अगर इसके रूप में आगे अपन बात करें तो देखो इन्हीं में कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड है? टार्टरिक। टमाटर में कौन सा है? ऑक्सैलिक। संतरे में कौन सा है? एस्कॉर्बिक। दही में कौन सा है? लैक्टिक। जठर रस में कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जितने भी अम्ल है, देखो ये भी मतलब इनकी क्या है? वनस्पति तो है। टमाटर क्या है? वनस्पति। संतरा क्या है? वनस्पति है। दही क्या है? जीव जंतुओं का प्रोडक्ट है। और जठर रस क्या है? मानव में उपस्थित है, जो आमाशय में रस है वो है। तो ये क्या है? जीव जंतु में उपस्थित अम्ल जो है, तो इनको क्या कहा जाएगा? कार्बनिक अम्ल। क्या कहा जाएगा? कार्बनिक अम्ल। अब देखो इसके बाद में देखते हैं अपन कार्बनिक अम्ल हो गए यहाँ पर, और खनिज अम्ल हो गए, और इसके बाद में एक बार एजिया हो गया, और एक और देख लो आप, क्या जो H2SO4 होता है इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये अम्ल इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड।
किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं इसको? अम्लों का राजा। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर H2SO4 तो होता है किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, जबकि जो HNO3 प्लस में HCl होता है, HNO3 प्लस में 3HCl होता है, उसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। दोनों में अंतर ध्यान रखना। अगर H2SO4 आएगा केवल तो उसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, तो अगर HCl प्लस 3HCl प्लस में HNO3 आएगा तो उसको बोलते हैं एक्वा